देखिए, आंदोलन एक युद्ध है और युद्ध के स्तर पे ही उसको हम कर रहे हैं। ये दुर्दैव की बात है कि हमें अपनों से ही युद्ध करना पड़ रहा है। तो हमें श्री कृष्ण जी ने बताया कि जब धर्म की बात होती है, सच्चाई की बात होती है, तो युद्ध में सामने कोई भी खड़ा हो आपको तो करना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए हमने ये युद्ध छेड़ा है। लेकिन युद्ध के साथ साथ जो डिप्लोमेसी होती है या जो चर्चाएं होती है या जो एक प्रकार से समन्वय की बात होती है, वो भी करनी पड़ती है और करते भी हैं हम। अभी 9 तारीख को हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी दिल्ली गए थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप दिल्ली जाएं, और मेरा नहीं जा पाना हो रहा था तो खुद वहाँ पे गए। उनके साथ हमारे बहुगुणा जी थे, राणा जी थे, दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी और BS राणा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। ये 3 लोग मंत्री जी से मिलने गए। मंत्री जी हमारे महासचिव जी से मिले और उन्होंने उनको बुलाया, उनके ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई। और ये 9 तारीख को, ये गई वाली 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को वहाँ पे अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैं आप ही के काम में लगा हूँ, हम युद्ध स्तर पे ये काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं इसमें भलाई हो। तो ऐसी बात नहीं कि हम वार्ता नहीं कर रहे हैं, हम हमारा काम भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लड़ाई भी खड़ी कर रहे हैं और साथ में हम वार्ता भी कर रहे हैं। और वार्ता करने के, क्योंकि युद्ध में तो वार्ता होती ही है। भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को भेजा था दूत कह के, और अंगद जी को भी भेजा था। तो ये तो है, शिष्टाई होनी चाहिए। तो ये हुआ है और चल रहा है। हम संपर्क में हैं, हमारे कई लोग मंत्री जी के भी संपर्क में हैं, मैं आदरणीय हेमा मालिनी जी के संपर्क में हूँ और काम चल रहा है, ये हमें बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मान के चले। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा काम करेगा वो तो उसका फायदा होगा और हमारा भी फायदा होना चाहिए, ये हमने कहा है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। रही बात आंदोलन ठंडा पड़ने की, वो आंदोलन कभी ठंडा नहीं पड़ेगा, वो बढ़ता जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और सच्ची समस्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब वहाँ से अभी देखिए, हम इतना 6 राज्यों का 7 राज्यों का दौरा करने परसों से निकल पड़ रहे हैं, सोमवार से 21 तारीख से। फिर उसमें जबलपुर, रीवा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित एक और नई जानकारी, नए अपडेट हम आपको दे देते हैं। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने लाइव आकर यहाँ पर अपना विचार विमर्श किए और उन्होंने बताया कि आगामी जो उनका प्लान है, क्या क्या होने वाले हैं, कैसे कैसे वो आगे का आगामी जो आंदोलन करेंगे या फिर बैठकें करेंगे, किस किस प्रकार से वह जो भी रिजल्ट है जिसके अनुसार EPS 95 पेंशन धारकों को जो पेंशन है उस पर वृद्धि हो सके। तो ऐसे में वो क्या क्या करने वाले हैं, आगे के जो प्लान हैं उन्होंने ये भी बताए थे और अपने जो नेतागण हैं उनसे कैसे कैसे बातें हुई हैं उनकी ये भी उन्होंने बताया है। दोस्तों वीडियो अभी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो अभी बाकी है, क्योंकि इसके अंदर कमांडर अशोक रावत जी ने बहुत बातें बोली है। उन्होंने आगामी अपना जो पक्ष रखा है, किस किस प्रकार से वह आगे एक्शन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर लेना, क्योंकि हम EPS 95 पेंशन वृद्धि संबंधित छोटा नया बड़ा अपडेट जो भी निकल कर आता है वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा देता हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा सुनते हैं, समझते हैं। नमस्कार, आपको सादर प्रणाम। हमारा आंदोलन का 90% एनर्जी जो जाती है वो लोगों को जागरूक करने में जाती है, क्योंकि वेरिड लोग हैं, अलग अलग स्तर के लोग हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड हो या रिमोट एरिया में रहना हो, शहर में रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, ये पूरे भारत में बिखरे हुए लोग हैं। और इनको इकट्ठा करके, और वो भी ऐसे लोग जिनके पास पैसा भी नहीं, आरोग्य नहीं और उम्र भी नहीं, इन लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन खड़ा करना, इसमें एनर्जी तो जाती है, बहुत एनर्जी जाती है। और इसलिए हमें सभा लेनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको जागरूक करना पड़ता है, उनको संगठित करना पड़ता है और एक लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ता है। इसलिए हम काफ़ी सभाएं ले रहे हैं और इसी में
सभी लोग, हमारे जितने नेतागण हैं, वो सभी इसी प्रयास में हैं कि आंदोलन बढ़े, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए और अपनी बात सरकार तक हम पहुंचाएं। रही बात हरियाणा चुनाव की, तो हरियाणा चुनाव की जो परिस्थिति है वो बहुत अलग थी। पहली बात तो यह है कि वहाँ जो राज्य सरकार है उन्होंने ईपीएस 95 के लोगों को भी 3000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मतलब जिसको 1500 है 500 उसको भी वो 3000 तक लेके जाने वाले थे। उसका भी असर है और कुछ उनके अच्छे काम होंगे, उसका भी असर होगा। तो हमारे लोगों ने जो भी किया है वो सोच समझ के उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है। और कई लोगों ने नोटा भी दबाया होगा या जो भी है, या बीजेपी को भी वोट दिए होंगे, वो उनकी अपनी मर्जी थी। और हम जो भी निर्णय है जो लोगों का, उसका तो स्वागत ही करेंगे और परिणाम का भी हम स्वागत ही करेंगे। तो ये हमारा हरियाणा चुनाव में जो उनकी नीति थी उसका उनको फायदा हुआ है। महाराष्ट्र की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में एक तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की संख्या बहुत सब्सटैंशियल है, बहुत ज़्यादा है। वो बहुत बड़ा वोट शिफ्टिंग यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव सरकार की तरफ ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अभी तक नज़र नहीं आए। और हमारा तो मतलब पहले से यही नारा है, जो पेंशनरों का ईपीएस 95 पेंशनरों का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। ये हम इस भूमिका पे हम अभी भी निश्चित है, निर्धारित किया है हमारे सीडब्ल्यूसी ने, और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि चुनाव में जो भी परिस्थिति बनती है, हम तो कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लोगों की अपनी भावनाएं हैं, वो तो प्रदर्शित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसका कॉग्निजेंस ले, हमारा काम करे, ताकि हम भी जो सरकार में बैठा पक्ष है उसका काम कर सके। हम चाहते हैं, हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हमारा काम करे और इस हमारी सहायता आपके विजय प्राप्ति में जरूर ले। हम उत्तर प्रदेश का जो हमारा दौरा है, टूर है, वो भी कर रहे हैं। अभी 23 तारीख को प्रयागराज में हमारी बहुत बड़ी सभा है। जो भी वहाँ उपचुनाव है 10 जगह पे, उसके जो नेतागण हैं हमारे उस पर्टिकुलर क्षेत्र के, कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो भी सभा में रहेंगे। और 24 तारीख को हम कानपुर में भी बड़ी सभा ले रहे हैं। और इन सभाओं में पेंशनर को जागरूक तो करेंगे ही, बल्कि जो संगठन की नीति है इलेक्शन के मामले में, जो हमारा कहना है, जो हम उजागर तरीके से हमने कहा है, दिल्ली के जंतर मंतर से कहा है, मुंबई में आज़ाद मैदान से कहा है, वही नीति हम वहाँ प्रसारित करेंगे। हमारी नीति स्पष्ट है, जो पेंशनरों का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। क्योंकि ये कोई हमारी ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं से कुछ फ्री में मांग रहे हैं या हम कुछ भीख मांग रहे हैं। हमारा पैसा जमा है भाई, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारी ज़िंदगी में कुछ काम आए, हम एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, और हमें जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और डिग्निफाइड लाइफ मौत भी हम मरें। ये इसके लिए ये पूरा संघर्ष है। और उपचुनाव जहाँ जहाँ है, या झारखंड में चुनाव है, वहाँ हम जा भी ना पाए तो हमारे मैसेज कानपुर, प्रयागराज, टनकपुर, मंडी और भिलवाड़ा, नीमच, उज्जैन, इतनी सभाएं हम करेंगे। उसी प्रकार अभी उसके बाद हमारा साउथ का दौरा शुरू होगा, और वो भी अभी नियोजित है। हमारे आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, जो हमारे मुख्य समन्वयक है देश के, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये चलेगा, आंदोलन ठंडा नहीं पड़ेगा, ना हमारा जोश ठंडा पड़ेगा। अगर सरकार को ये गलतफहमी है कि इनको डिले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना, ये बुढ़े नहीं है, ये देश के बाप है। ये करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, अपनी पूरी जिद के साथ, हिम्मत के साथ करेंगे। हम ऐसे हारने वाले नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे कमांडर अशोक रावत जी को लाइव, और उन्होंने अपने विचार रखे थे। उन्होंने आगामी जो उनके
प्लान है वह बताए थे और किस किस प्रकार से सरकार से बातें हो रही है वो भी उन्होंने आपको अवगत करा दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हरदम हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।